तो ये कह सकते हैं कि ईरान एक बहुत ही अच्छी मिलिट्री पावर है मिडल ईस्ट की, जो कि चाहे तो मिडल ईस्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, और अगर चाहे तो मिडल ईस्ट को पूरी तरीके से पीसफुल रहने दे सकता है। हम कभी भी, ईरान ये जानता है कि कभी भी अगर लड़ाई होगी तो इस चोक पॉइंट को कभी भी क्लोज कर सकता है। गुड इवनिंग एवरीवन, जस्ट मैं टॉक्स के इस पहले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं मेहर। आज हम इस सेटअप में इसीलिए हैं, वैसे तो पहला एपिसोड ही है, बट इस सेटअप में फिर भी हम इसीलिए हैं क्योंकि हम आज एक जियोपॉलिटिकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ईरान से रिलेटेड है। जिसमें आज हम ये समझेंगे कि ईरान में, जैसे जानते ही हैं हम, जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मिडल ईस्ट में जिस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सऊदी अरेबिया, यमन हो गया, इसराइल, पैलेस्टाइन, गाजा की जो प्रॉब्लम चल रही है, रीसेंट डेवलपमेंट जो हमने लेबनान, सीरिया, इराक और ईरान में देखी है, और जो हमने सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का पैक्ट देखा है। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली इन सबको हम एक जियोपॉलिटिकल एंगल से बेसिकली देखेंगे कि ये सब हो किस लिए रहा है। क्योंकि जैसे कि जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस ही होते हैं जो ज्योग्राफिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम इस टॉपिक को बिना मैथ्स के पढ़ेंगे तो ये टॉपिक से थोड़ी चीटिंग कहलाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ईरान। ईरान जैसे कि मैप में हम देख सकते हैं, ईरान यहाँ पर है। इसके पड़ोसी अगर हम देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ पे कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, नॉर्थ में अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, इधर सीरिया, वेस्ट इसकी इन्फ्लुएंस में यहाँ पे थोड़ा, मतलब थोड़ा दूर, बट हाँ काइंड ऑफ नेबर हम इसको कह ही सकते हैं। सऊदी अरेबिया, ओमान, ये भी इसके नेबर्स हैं। और ईरान एक, देखिए, बहुत ही मेजर रीजनल पावर हम इसको कह सकते हैं मिडिल ईस्ट की, बिकॉज ईरान एक ऐसी कंट्री है जो साइज में तो बड़ी है ही, बट अगर आप इसकी मिलिट्री पावर कंपेयर करेंगे पूरे मिडिल ईस्ट में, तो इसकी पावर और सऊदी अरेबिया की पावर ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। रादर इसकी पावर सऊदी से बेटर ही है, बिकॉज सऊदी अरेबिया अपनी खुद की आर्मी, ज्यादा बड़ी आर्मी मेंटेन नहीं करती। वो सऊदी अरेबिया की अपनी डॉक्ट्रिन है, उनको लगता है ज्यादा बड़ी फौज होगी तो कहीं मिलिट्री टेक ओवर ना हो जाए। अगर पूरी तरीके से मतलब फौज को फंडेड रखेंगे, बहुत बड़ी फौज को मेंटेन रखेंगे, इसलिए सऊदी अरेबिया अपनी डिफेंस के लिए काफी हद तक यूएस पे डिपेंड करता है। यूएस फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन है, यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी यहाँ पे स्टेशन है। और अगर सऊदी के ऊपर अटैक होता है तो सऊदी अगर चाहे तो यूएस को कह के यूएस डायरेक्टली उस कंट्री के ऊपर या उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अटैक करेगा जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस कंट्री ने सऊदी को टारगेट किया है। और रही बात अब ईरान की, ईरान के पास ऐसी कोई खास कोई लेवरेज है नहीं कि उसके लिए कोई देश ऐसे लड़ने आए। तो ईरान बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ईरान अपने आप में अपनी बड़ी फौज मेंटेन रखता है। अपनी इकोनॉमिकली तो फिर उसको सैंक्शंस लगे ही हुए हैं जब से ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी 1979 में, जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी, एंड खोमेनी जब से आए हैं। तो ईरान के लिए हम इसलिए ये कह सकते हैं कि ईरान एक बहुत ही अच्छी मिलिट्री पावर है मिडिल ईस्ट की, जो कि चाहे तो मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है, और अगर चाहे तो मिडिल ईस्ट को पूरी तरीके से पीसफुल रहने दे सकता है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ईरान, वैसे तो अगर आप बॉर्डर देखोगे तो ईरान की बॉर्डर ऐसी ही जा रही है, ठीक है, बट ईरान के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो खाली इसकी बॉर्डर तक नहीं है। ईरान का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा खासा है इराक में। रीजन, इराक जो है ये एक शिया मुस्लिम कंट्री है, मतलब मेजॉरिटी आबादी जो है इराक की वो शिया मुसलमानों की है, और वही ईरान भी मेजॉरिटी शिया मुस्लिम कंट्री है। इसके बाद अगर हम वैसे सीरिया में देखें, लेबनान में देखें और यमन में देखें, यहां पर भी ईरान की अच्छी खासी इन्फ्लुएंस देखी जा सकती थी, अगर मैं इस समय बात यहाँ पे 1 जनवरी 2023 तक की करूं तो अच्छी खासी इन्फ्लुएंस है
ईरान थी, ईरान की इन कंट्रीज में। और इवन गाजा में जो हमास हैं जो लड़ रहे हैं वो भी ईरान के ही फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ईरान ने ही यहाँ पे गाजा में हमास को फंड किया हुआ है, ईरान ने ही लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को फंड किया हुआ है, सीरिया में बशर असद जो थे वो भी एक शिया मुस्लिम थे एंड उनके भी बहुत ही क्लोज टाइज थे ईरान के साथ। और इराक तो बता ही दिया, जैसे ईरान खुद अपने आप में ईरान है। और ये है यमन। यमन में भी जो हाउदी रेबल्स है जिनका आपने नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, क्योंकि गल्फ ऑफ एडन में जिन्होंने काफी सारे टैंकर शिप्स को अटैक किया था जब इसराइल ने हमास के ऊपर अटैक करा था, जब पूरी लड़ाई हुई थी गाजा की जो अभी भी चल रही है। खैर मतलब वैसे अभी तो खैर सीज फायर में, बट ऑन एंड ऑफ स्कर्विशेस चली हुई है जो। तो उस ड्यूरेशन में यमन ही था, यमन में बैठे हुए ये हाउदीज ही थे जिन्होंने ये पूरे गल्फ ऑफ एडन को डिस्टर्ब करके रखा था। यहाँ पे मौजूद यूएस फ्लीट को, यूके की फ्लीट को, और जो पैसेंजर शिप्स होंगी या जो ट्रेड वाली शिप्स हो गई, जो ऑयल टैंकर्स हो गए, उनको इन्होंने बहुत टारगेट किया था। जो स्पेशली वो जो कि वेस्ट यानी कि यूएस एंड इट्स एलाइज या फिर इजराइल एंड इट्स एलाइज की शिप्स थी, उनको इन्होंने डायरेक्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से टारगेट किया था इस रीजन में। और यहाँ पे बहुत हेवी मिलिट्री ऑपरेशंस भी यूनाइटेड स्टेट्स ने और यूके ने चलाए थे एंड इसराइल ने भी चलाए थे हाउदीज को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे खैर ऑलरेडी एक अलग मैटर है यमन, तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बनती है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूएई सऊदी भी यहाँ की पार्टीज हैं, यहाँ पे ऑलरेडी सिविल वॉर चल रही है। तो दैट्स अ कंप्लीट डिफरेंट मैटर। हम यहाँ पे इस सब चीजों को सिंप्लीफाई रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ हाउदीज की बात करेंगे, बिकॉज अगर हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स अलग अलग जो छोटी छोटी कंट्रीज के अंदर जो इनमें हैं, जो इंटरनली जो चल रहे हैं, अगर हम इनको भी इंक्लूड करते रहेंगे तो पूरी वीडियो में देखते ही आप लोगों को पैरासिटामोल की जरूरत जरूर पड़ जाएगी और देख तो पाओगे नहीं, क्या इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी और काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगी। तो इसलिए हम आज की डेट के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए यमन को एज हाउदीज ही कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हाउदीज है और कोई सिविल वॉर नहीं हो रही है, दो हो रही, बट लेट्स इग्नोर दैट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। और सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हाउदीज है जो यहाँ से आ रही जितनी भी शिप्स हैं उनको ये टारगेट कर रहे हैं। और ईरान किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं अब ईरान की एक पहले तो आप लोगों को ज्योग्राफी बता रहा हूँ ताकि जब आगे की हम बात समझे तो आपको इजीली पता लगे कि इन सब कंट्रीज का यहाँ पे क्या रोल है और इस समय मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है, पॉसिबली अगले कुछ साल के अंदर अंदर मिडिल ईस्ट कैसा दिखाई दे सकता है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये है इराक, ये है कुवैत, ये है बहरीन, यूएई, कतर, ईरान, इनका जितना भी ऑयल है, इवन सऊदी के इस एरिया में जितना भी ऑयल है वो सारा ऑयल सिर्फ ये जो एरिया दिख रहा है, ये इतनी नैरो वाटर बॉडी जो है, बेसिकली 39 to 40 किलोमीटर की अप्रॉक्स वाइड वाटर बॉडी है। ये इतनी छोटी वाटर बॉडी है जहां से इतना सारा ऑयल निकलता है जिस और इराक से इंडिया भी काफी सारा तेल खरीदता है। इंडिया भी इराक का काफी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल। तो हमारे लिए भी ये जो चोक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चोक पॉइंट है ये ईरान भी जानता है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ईरान ये जानता है कि कभी भी अगर लड़ाई होगी तो इस चोक पॉइंट को कभी भी क्लोज कर सकता है। और इस चोक पॉइंट के क्लोज होने का मतलब ये है कि यूएई, बहरीन, कुवैत और कतर तक का जो वाटर रूट है इन कंट्रीज का वो कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएगा। इवन इराक का भी जो वाटर रूट है वो काफी हद तक कट ऑफ हो जाएगा। और इन कंट्रीज को बेसिकली अपने पड़ोसियों से हेल्प मांगनी पड़ेगी वाटर का एक्सेस लेने के लिए। और ईरान को ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आजू बाजू में बस आपको माइनिंग करनी है और आपकी नेवल शिप्स तो खैर है ही, सबमरीन्स आपकी हैं ही, एयरफोर्स आपकी डिप्लॉयड है, सुसाइड ड्रोन्स आपको ऑलरेडी मौजूद है। बेसिकली आप किसी भी शिप के लिए यहाँ पे जीना मुश्किल कर सकते हैं। 2 मिनट में आप उस शिप को, किसी भी शिप को आप टारगेट करके डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं। ये उस टाइप की डेडली वाटर बॉडी है। सो अब इसकी ज्योग्राफी तो आप लोगों ने समझ ली कि ज्योग्राफी क्या चीज है ईरान की। अब समझते हैं कि ये जो मुद्दा है ये हो क्यों रहा है, ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसका आउटकम क्या हो सकता है और
क्या मतलब ये जो चीजें बेसिकली पूरा मिडल ईस्ट जो है, हम अगर देखें तो 2023 के 7 या 8 अक्टूबर को हुआ था, 8 अक्टूबर को आई थिंक हुआ था, जो इसराइल के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक किया था हमास ने। तो 8 अक्टूबर को जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद से जो मिडल ईस्ट में एक अलग माहौल बना हुआ है कि 8 अक्टूबर के बाद से अगर मिडल ईस्ट की बात करूं तो किन किन कंट्रीज में मिसाइल्स या बॉम्ब्स गिरे हैं, मैं अगर उनकी बात करूं तो वो है इजिप्ट, इसराइल, पैलेस्टाइन, गाजा, लेबनान, सीरिया, इराक, काइंड ऑफ कुवैत, कतर, कतर के ऊपर तो 2 बार हुआ है, सऊदी, दुबई के ऊपर भी दिखाई दिए थे मिसाइल्स, यमन और ईरान। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ये सारी की सारी कंट्रीज, सारी की सारी कंट्रीज में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मिलिट्री एक्टिविटी हुई है। और मैं यमन की यहाँ पे बात, यहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन क्यों किया है यमन, क्योंकि गल्फ ऑफ एडन भी एक चोक पॉइंट है और गल्फ ऑफ ये सॉरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी एक चोक पॉइंट है। ईरान ने दोनों इंपॉर्टेंट जो चोक पॉइंट्स हैं जो एशिया पर आते हैं, उनके ऊपर ईरान ने अपनी बेसिकली एक कह सकते तो पपेट गवर्नमेंट, वहां तो खुद ही नीचे अपनी एक पपेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन बिठाई हुई है। तो ईरान जानता है कि अगर यूरोप को एशिया से ट्रेड करना है तो उसको यहां से आना ही पड़ेगा, ये स्विस कैनाल है उसको यहां से आना ही पड़ेगा। अगर वो यहां से नहीं आएगा तो उसको पूरा नीचे केप ऑफ गुड होप यानी कि साउथ अफ्रीका के थ्रू होते हुए यहां से आना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा, जो कि बहुत बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इसलिए ईरान अपनी इस पोजीशन का लेवरेज ले रहा है। और जैसे कि अब आप समझ सकते हो कि जब इसराइल और गाजा की लड़ाई हो रही थी तो यमन क्यों मिसाइल मार रहा था, उसका रीजन अब आपको समझ आ गया, क्योंकि हाउदीज और गाजा में बैठे हुए जो हमास हैं उन दोनों की फंडिंग जो है वो ईरान कर रहा है। तो इसीलिए ऐसा कोई नहीं है कि हाउदीज को बैठ के ये पैलेस्टीनियों से बहुत ज्यादा मतलब हमदर्दी है या फिर गाजा से बहुत ज्यादा हमदर्दी है। बेसिकली दोनों का फंड करने वाला ईरान है। आप ये समझ सकते हो ईरान की एक स्टेट पे हमला हुआ है तो ऑब्वियसली ईरान की दूसरी स्टेट में जो उसकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसकी रिटेलिएशन तो करेंगी ही करेंगी, इसमें कोई कोई सेकंड थॉट नहीं है, इसमें तो ऑब्वियस बात है, लॉजिकल बात है ये। और ये जो हाँ ये वाला जो छोटा सा आइलैंड देख रहे हो ये भी यमन का हिस्सा है, तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। और आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी तक हाउदीज का कब्जा हुआ है, यहाँ पे भी अभी तक जो हाउदीज जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हमने देखा कि 8 अक्टूबर 2023 के बाद से मिडिल ईस्ट की कितनी कंट्रीज हैं जिनमें बेसिकली कहो तो आग लग चुकी है, जो कि अभी करेंटली थोड़ी शांत चल रही है, बट क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा उसका अभी तो समझेंगे उसमें आगे क्या हो सकता है। बट अभी तक की कहानी सिर्फ बहुत अगर शॉर्ट में बोलूं तो वो ये है